आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक वीडियो है जो कि ग्रेटर नेपाल के बारे में है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ग्रेटर नेपाल दोबारा बन सकता है और इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करता है कि कैसे ग्रेटर नेपाल की ज़मीनें नेपाल से छीनी गई थी और आज एक दफ़ा फिर से नेपाल की आवाम चाह रही है कि ग्रेटर नेपाल की ज़मीनें वापसी आ जाएँ। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि नेपाल की आवाम कैसे ग्रेटर नेपाल को वापसी हासिल कर सकती है और इंडियन मीडिया इसके बारे में डिटेल से क्या बात करती है। हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैंने ग्रेटर नेपाल के पॉसिबिलिटीज के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ग्रेटर नेपाल बना तो क्या होगा। कहने का अर्थ है कि एक समय के लिए, एक मोमेंट के लिए चलिए मान लेते हैं कि जो ग्रेटर नेपाल की पहल बालेन शाह द्वारा की जा रही है वो सक्षम हो गई, वो सफल हो गई, तो क्या होगा। एंड लेट्स इमेजिन, अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि नेपाल और बड़ा हो जाएगा। हम और गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम नेपाली हैं और हमारा एरिया अभी जो कहते हैं 1,47,000, ये वाला जो पूरा मैटर कहते हैं, ये हम और ज़्यादा कह पाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारी जनसंख्या 10 करोड़ 12 करोड़ है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना जो भूभाग है, अपनी ज़मीन है, पा चुके हैं एज अ नेपाली, राइट। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो क्या होगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक बनाई हुई वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं जान पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में कि अगर ग्रेटर नेपाल हो गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी पे। अब जब सारे के सारे एरियाज़ नेपाल के हो जाएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी भी नेपाल की हो जाएगी और वहाँ का डेवलपमेंट भी नेपाल का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टूरिज़्म सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर जो जगहें हैं वो नेपाल में आ जाएंगी, जैसे कि शिमला, दार्जिलिंग, सिक्किम, नैनीताल, बहुत सारे, ये सारे एरियाज़ नेपाल के हो जाएंगे। मैं सिर्फ टूरिज़्म एरियाज़ की अभी बात कर रहा हूँ। उसके बाद और जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, जैसे बिहार के जो ट्रेनें हैं, यूपी के जो ट्रेनें हैं गोरखपुर में, ये सारे ट्रेन के जो रूट्स हैं ये भी नेपाल के अंदर आ जाएंगी। तो वहाँ पे काफ़ी हम लोग और भी प्राउड फील करेंगे कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और हो गया। वाह, मज़ा आ रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अब ये सुन के सारे नेपालियों के मन में लड्डू तो पक्का फूट रहे होंगे कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और हम लोग रिलेट भी कर रहे होंगे। लेकिन अब जान लेते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो बहुत सारे हैं और हम एक्सप्लेन करने लगे तो ये छोटी सी वीडियो में हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इसके बारे में कोई भी नेपाली सोच ही नहीं रहा है। दोस्तों, मैं किसी भी फैसले को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। बालेन शाह जो फैसला लिए हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपने देश की ज़मीन है उसको वापस पाना चाहता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को जानने के बाद तो बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। इंडिया विल ऐड ब्लॉकेज। कहने का अर्थ ये है कि ग्रेटर नेपाल बनते ही इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, विच विल रिजल्ट कि इंडिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रिलेशन है उसमें ऑब्वियसली दरार आएगा 2015 की तरह, जैसे ब्लॉकेज लगा था। फिर क्या, नेपाल चाइना से या फिर भूटान से मदद मांगेगा, क्योंकि बांग्लादेश भी गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। तो अगर कोई सामान अभी हम 20 रुपए में खरीद रहे थे, अगर वही सामान हमें चाइना से इंपोर्ट करा के मंगाना पड़ रहा है तो उसका प्राइस 200 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है, राइट। तो अब अगर नेपाल भूटान से मदद मांगे तो फिर कुछ हो सकता है, मगर प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होती। नेपाल के पास इससे भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। अब ज़रा नज़र डालते हैं पॉपुलेशन की। तो अभी जो नेपाल की जनसंख्या है 3 करोड़ के आसपास। क्या हर एक नेपाली जो ये वीडियो सुन रहा है वो अपने दिल पे हाथ रखकर ये चीज़ सोचे और समझे, क्या सच में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर होती तो इतने सारे नेपालियों को विदेश जाके कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज तक नेपाल में एक भी ढंग का साइंटिस्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि नेपाली के पास दिमाग नहीं है, लेकिन नेपाली के पास रिसोर्सेस नहीं है। और ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ। अगर ये भी मान ले नेपाल के पास रिसोर्सेस भी हैं, अगर हम बिजली की बात करें 83,000 मेगावाट, इसका मतलब ये है कि अगर नेपाल पूरे एशिया को लगातार बिजली दे फिर भी पूरे एशिया को उजाला कर सकता है। लेकिन क्या फ़ायदा, उसका 5% 10% भी नेपाल नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है। यही हालत है वहाँ के जनसंख्या की। वहाँ के लोग मजबूरी में विदेश जा रहे हैं अपनी बहन, बेटी, परिवार को छोड़कर।
तो अगर 3 करोड़ की जनसंख्या नहीं संभाली जा रही है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये सारे भूभाग, ये सारे ज़मीन नेपाल के हो जाएंगे तो जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। लगभग 4.25 करोड़ की जनसंख्या बिहार से आएगी, 1 लाख के आसपास जनसंख्या उत्तराखंड से, 77 लाख 78 लाख के आसपास की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से और 7 लाख के आसपास की जनसंख्या गोरखपुर से नेपाल में शामिल हो जाएगी। यदि यह हो जाता है तो नेपाल की जनसंख्या अमूमन 6 से 7 करोड़ के आसपास हो जाएगी, यानी कि 7 करोड़ और ये 3 करोड़ जोड़ लेते हैं 10 करोड़। अब इस बदलती जनसंख्या के साथ नेपाल के आपातकालीन सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और अवसरों पर दबाव बढ़ सकता है, और बढ़ सकता नहीं, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। वर्तमान में नेपाल की आबादी 3 करोड़ के करीब है और ऐसे बड़े आंकड़े के बढ़ने के बाद नेपाल के लोगों की जो जीवन शैली है, जो अपॉर्चुनिटीज और अवसर हैं और सामाजिक मान्यताएं जो हैं, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश नेपाली नागरिक अपनी आय और रोजगार की खोज में विदेश की ओर जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इस जनसंख्या वृद्धि के कारण और ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगा और ज़्यादा जो नेपाल सरकार है उसके ऊपर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 करोड़ नहीं संभाले जा रहे हैं तो फिर आपसे एक्स्ट्रा 6 से 7 करोड़ कैसे संभाले जाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेपाल के लिए जनसंख्या बढ़ने का मतलब और भी जो इमरजेंसी मुद्दे हैं उनका सामना करना भी है। उपयुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पॉपुलेशन का जो नियंत्रण है, प्रदूषण नियंत्रण, भूमि का उपयोग और समावेशी विकास के लिए इस वृद्धि के बावजूद संघर्ष करना होगा। और इसके अतिरिक्त सीमा की नज़दीकी और अप्रशिक्षित प्रवासी कामगारों के प्रवासन की बढ़ती जनसंख्या भी नेपाली समाज के लिए एक चुनौती होगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, और अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं एग्री करते हैं तो सिर्फ नेपाल इंडिया के हेट फैलाने के बजाय आप कमेंट में एग्जैक्ट रीज़न लिखना कि ये क्यों संभव नहीं है या फिर क्यों संभव है। आप मुझसे एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। अब देखो, अब अगर वो सारी ज़मीन नेपाल के हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इंडियंस जो हैं वो नेपाल पे राज करने लगेंगे। अब आपको बड़ा ही शॉकिंग लग रहा होगा, तो मेरी बात सुन लीजिए पहले, ये कैसे और क्यों मैं कह रहा हूँ। अब जब नेपाली लोग, मान लीजिए कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो भूभाग हैं, ज़मीन है, वो नेपाल के हो जाएंगे, और भी उत्तराखंड, बिहार के कुछ भूभाग जो है वो नेपाल के हो जाएंगे, तो वहाँ के पॉलिटिशियंस भी नेपाल के हो जाएंगे। अब ऐसे में आप ही सोचिए कि क्या होगा। मेजॉरिटी जो रूलर्स हैं वो इंडियंस हो जाएंगे, यानी कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इंडियंस हो जाएंगे। नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़, इंडिया के से हमें मिल गए 6 से 7 करोड़। अब ऐसे कौन किसको रूल करेगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो ज़मीन नेपाल की हो गई तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को नेपाली फील करने लगेंगे और नेपाल के लिए, उनके लिए देशभक्ति आएगी। ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ। सपोज दैट आज नेपाल को चाइना ले लेता है, तो क्या आप चाइना के प्रति देशभक्ति का फीलिंग ला पाओगे? ज़िंदगी में नहीं ला पाओगे। आप हमेशा खुद को एक नेपाली ही मानोगे। ठीक इसी तरीके से जब वो लोग नेपाल में आएंगे तो भले ही वो उनका नागरिकता नेपाली रहेगा, लेकिन अंदर से वो हमेशा खुद को इंडियन ही मानेंगे और हमेशा इंडिया की ही भलाई चाहेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप सबको पता है कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो कि अपनी ग्रेटर नेपाल की ज़मीन को वापसी लेने के लिए पिछले 4 सालों से लगी हुई है, और लगातार ये बात कर रही है कि नेपाल जल्द ही ग्रेटर नेपाल की ज़मीनों को वापसी ले पाएगी। अब हम पिछले 2 साल से नेपाल के बारे में सुन रहे और देख रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल के लिए नेपाल आवाज़ उठा तो रहा है, लेकिन नेपाल की आवाज़ अभी तक कोई जा नहीं रही। आज तक हम सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स देखते थे और आपको बताते थे कि इंटरनेशनल मीडिया और नेपाली मीडिया इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब हुआ कुछ यूँ है कि ग्रेटर नेपाल के बारे में अब इंडियन मीडिया भी बात कर रहे हैं, और इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि नेपाल जो है अब जो है वो अपनी ग्रेटर नेपाल की सारी ज़मीनों को वापसी लेने के लिए तैयार हो चुका है, और नेपाल चाहता है कि ग्रेटर नेपाल की ज़मीनें नेपाल को वापसी मिल जाए। आपने देखा होगा कि नेपाल जो है वो पिछले कई अरसे से ग्रेटर नेपाल के लिए नए नक्शे बना रहा है, नई चीज़ें बना रहा है। ये सारी चीज़ें भी देख के हमें कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि नेपाल एक दफ़ा फिर से ग्रेटर नेपाल की ज़मीन, ग्रेटर नेपाल के इलाकों को वापसी हासिल करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है।